Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. मैंने over the last decade and a half बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत सीरियसली पढ़ते हुए देखा है और मुझे एक चीज का ज्यादा डर लगता है. दिस इज नॉट फॉर दोस्त जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स है. नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स का तो ऐसे ही कुछ ना होना, राइट. लेकिन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए भी एक बहुत मेजर लैंडमाइन है. There is a possibility that you step on this landmine and boom, the entire preparation is gone. And that is called as a burnout. This is called as a burnout. What is a burnout? A burnout is a situation in which you work so hard that all your urja, all your energy, all your enthusiasm is burnt out to that level that far before the actual examination, you actually seem to give up. And one of the reasons for that is that you don't do what is called as spaced repetitions, or rather, in fact, the opposite of that is you study for an extended period of time. This is for those serious aspirants. Mark my words. Serious repetition. So these are those aspirants जो इतना पढ़ते हैं, तो इतना पढ़ते हैं, तो थक जाते हैं. और उसका रीजन ये है कि वो हमेशा दो दो तीन तीन घंटे लगातार पढ़ रहे होते हैं, फिर छोटा सा ब्रेक ले भी ले तो फिर दो तीन घंटा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट फीलिंग यार थक गए यार. This is also required that you have extended preparation, but it is also required that it should be interspersed with lighter moments of preparation. यूपीएससी एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तुम्हें ब्रेक एज इन तुमको मैं तफरी करने का कभी ऑर्डर नहीं दूंगा कि हाँ चलो जाओ लड़ो मॉडलिंग कर लो. नो, बट कैन वी नॉट हैव अ फन वे ऑफ प्रिपरेशन? तो वो फन वे ऑफ प्रिपरेशन है इसकी 15-20 मिनट ही छोटा सा टाइम पीरियड लेते, एक क्वेश्चन करते हैं एक दिन. हाउ ब्यूटीफुल. जस्ट अ स्मॉल थिंग. वो कभी कभी होता है ना कि एवरी टाइम हमको क्यों दाल रोटी पूरा पूरा खाने का, राइट. आज हम सिर्फ स्नैक्स खा के चलते. तो दिस इज माई आइडिया एंड दिस इज अगेन अ न्यू एक्सपेरिमेंट. I keep experimenting with YouTube videos to try and attract and to try and give advantage to those aspirants जो शायद इस गाइडेंस के बिना अपनी एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे. सो इस दिस इरादे में मैं अ क्वेश्चन अ डे, जस्ट वन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे और उसी से रिलेटेड टॉपिक कर लेंगे. सो फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट नो मी, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. अन अकेडमी पे मुझे मेरे कोड सेट लाइव के नाम से जाना जाता है. नोन बाय दिस कोड सेट लाइव. SIDLIV इज माय रेफरल कोड. Whenever you come to an academy, please utilize this referral code while you are subscribing to any of these courses offered by an academy. Be very very happy to be your educator in this part. So polity, governance and IR are those subjects which I address at an academy with relationship to GS, and so far as optional is concerned, I take PSIR as my option. I have been very very fortunate to have for 300 million plus, that is 30 crore plus watch minutes on an academy, more than 266,000 followers and more than 11,000 dedications on an academy. So सब अन अकेडमी के जो भी मेरे स्टूडेंट्स, जो भी मेरे लर्नर्स रहे, सबको तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू फॉर दिस रिस्पेक्ट. थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू. एंड आई विल ट्राई whatever way is possible to be of some way or the other helpful in your exam preparation. So इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं क्विकली, राइट. अन अकेडमी इज दैट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको पढ़ाया भी जा रहा है और कोई हिडन तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा, इन द सेंस कि आपकी सारी फीस जो कि ऑलरेडी बहुत रीजनेबल है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है. इंक्लूडेड 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 इंक्लूडेड. वहीं आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, आपको एंट्री पॉइंट पे तो मिल जाएगा कि हाँ जी सब कुछ बहुत सस्ता है, लेकिन बाद में जो सेपरेट फीस आएगी ना, दैट इज गोइंग टू बी रियली पेनफुल टू यू. वी हैव आल्सो ब्रॉट फॉर यू अ रिपब्लिक डे ऑफर एक्सटेंडेड, राइट, in which you have 50% off with a 6 month extension. ये ऑफर 31st जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया. प्लीज यूज द कोड सेट लाइव एंड जॉइन अस. We are the best of the best educators with notes, tests, quizzes, one class, one day, foundation building by NCRTs, as well as the online classroom program for CSE 2025. For the widest choice of options with single subscription, please use my code SETLIVE. And ask the question of the day. You have 60 seconds to answer this question. India was divided into states
and union territories by A, B, C, D. A. The Constitution, First Amendment Act of 1951. The Constitution, Seventh Amendment Act of 1956. The Constitution, 42nd Amendment Act 1976. D. The Constitution, 44th Amendment Act 1978. तो तुम्हारे पास चार चॉइसेस है, ए बी सी डी. क्विकली कम डाउन टू द, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दो. ए बी सी डी. यू हैव से 50 सेकेंड्स टू लेफ्ट. 50 सेकेंड में 50 सेकेंड दे रहा हूँ, क्विकली आंसर दो. एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन नहीं है. तो जस्ट वन क्वेश्चन, वन डे. तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्विकली आंसर दो. यू हैव अबाउट 35 सेकेंड्स टू गो. जल्दी जल्दी आंसर दो, एक ही क्वेश्चन है. तो स्नैक्स होते हैं ना, स्नैक्स. हाँ, एक एक स्नैक का टुकड़ा उठाओ, आगे चलो. कोई पूरा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे ऑन वन डे एंड दैट शुड बी मोर देन इनफ. यू हैव अबाउट 12 seconds left. Hurry up. Okay, so India was divided into states and union territories by, और इसका आंसर ऑफ कोर्स इज डी. Yes. So the answer, of course, is the Seventh Constitutional Amendment Act 1956. पहले तो अपने आप को मार्क्स दे दो, okay, कि जी तुमने करेक्ट किया. अगर करेक्ट कर दिया है तो आमतौर पे हम लोग को +1 मार्क्स मिलते हैं इन द एग्जामिनेशन. और अगर रॉन्ग हो जाता है तो एग्जामिनेशन में -1/3 होता है. और अगर तुमने अनअटेम्प्टेड छोड़ा होगा तो इसको 0 कर देना. ओके, पहले तो अपने आप को ये सोच लो कि तुम्हारा गलत गया क्यों. ओके, चलो जी, कोई टेंशन नहीं. अब मैं बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, तुम चाहे तो एक कप चाय उठा लो. ओके, बहुत लिमिटेड टाइम में मैं तुमको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो सबसे पहले क्विकली इसको पिकअप करेंगे, एक ही टॉपिक है. तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं विद रिलेशनशिप टू स्टेट्स. ओके, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं विद रिलेशनशिप टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो वी हैव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. अब तुम्हें ऐसा लगा होगा, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. ओके, तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज तुम्हें लगता है हमेशा से था? हमेशा से नहीं था. जब इंडिया आज़ाद हुआ, सो एक क्वेश्चन से ही तुम्हारे कितने बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर्स ने जो हम लोगों को छोड़ के गए, तो हमारे पास वो अरेंजमेंट नहीं थी. अब इंडिया को डिवाइड तो करना ही था, तो वो अरेंजमेंट नहीं थी जिसको आज हम लोग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं. तब एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया था. इट वॉज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट. लिखते चले जाओ, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लूंगा. जितनी देर में तुम्हारी चाय खत्म उतनी देर में ये टॉपिक खत्म. ओके, तो टेम्पररी अरेंजमेंट था तब इंडिया का. इंडिया का टेम्पररी अरेंजमेंट था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी. तो चाय का एक सिप मार लो. ओके, हैव अ सिप. राइट, पहला सिप में हम लोगों ने ये पढ़ लिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स. पार्ट ए कौन से स्टेट्स है? पार्ट वो ए वो थे जो ब्रिटिश राज के समय, जो ब्रिटिश राज के समय गवर्नर्स प्रोविंसेस कहलाते थे. ये क्या हुआ? गवर्नेंस प्रोविंसेस मतलब जैसे आज के हमारे राज्य हैं, हमारे जो राज्य है उनमें एक गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट होता है, वैसे उस समय पे भी था. ओके, तो जितने भी बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, ये जो प्रेसिडेंसीज थे, ये सारे के सारे हम लोगों ने इसमें डाले. सो बॉम्बे, बंगाल, ये सारे के सारे जो थे ये गवर्नर्स प्रोविंसेस थे. ये सारे के सारे हमने डाल दिए पार्ट ए में. पार्ट बी कौन से थे जी? तुम्हें मालूम है ब्रिटिश राज के समय राजवाड़ा था? हाँ सर. जितने राजा रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों को, उन प्रिंसली स्टेट्स को हमने उठाकर पार्ट बी में डाल दिया था. टेम्परेरी अरेंजमेंट है भाई, कोई टेंशन मत लेना. पार्ट सी कौन सा? तो रजवाड़े कौन से? वो ये जो जितने हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, ये सारे के सारे उठाकर हम लोगों ने ट्रावनकोर वगैरह ये सब उठा के पार्ट बी में डाल दिए थे. ठीक है. पार्ट सी वो थे जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस कहलाते थे. अब ये क्या हो गया जी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस? जैसे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह के लिए नहीं बोलते हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह है, एग्जीक्यूटिव के अंदर डाल दिया था, उनको बोलते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. तो जैसे तब अजमेर, भोपाल, ओके, कूर्ग,
दिल्ली, दिल्ली भी पार्ट सी स्टेट था। हरियाणा जनरल सो इसको आप समझ सकते हो एज पार्ट सी स्टेट। और पार्ट डी में एक ही एग्जाम्पल था, वो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो कभी कभी तुमको डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाते, तो याद रखना ये टेम्पररी अरेंजमेंट था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट थे, इसको टेम्पररी था, तो कुछ स्पेसिफिक बेसिस तो बना नहीं, बड़ी सारी डिमांड्स हो गई थी कि अगर आपने इसको परमानेंट करना है तो किस बेसिस पे करोगे। तो बोला कि बहुत सोच विचार के बाद एक कमीशन बना। ओके, उसकी कहानी फिर किसी और दिन, लेकिन एक कमीशन बना, उस कमीशन को बोला गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो अभी मैं देखो, छोटा सा टॉपिक है, ओके, और मैं तुम्हें चाय पीते पीते समझा रहा हूँ। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बहुत टाइम के बाद बना। ओके, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955 में बना, और 55 में उससे रिपोर्ट आई, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बोला गया फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, क्योंकि फजल अली साहब उसके हेड थे उसमें, तो फजल अली कमीशन ने ये बोला कि तुम्हें अगर, वैसे डिमांड ये थी कि क्या हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बना सकते हैं। पहली बार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने बोला हाँ बना सकते हैं। ओके, इससे पहले दो कमीशन ऐसे आए थे, जिनमें से एक का नाम था धर कमीशन और एक का नाम था द जो धर कमीशन, और दूसरी थी द जेवीपी कमिटी। जेवीपी कमिटी में जे इज जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पी इज पुत्तवी सीतारमैया। हर कमीशन ने तो सीधा सीधा मना कर दिया था ना, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड मत करना। जेवीपी कमेटी ने बोला था आधा आधा। ओके, यार देखो बहुत मजबूरी हो गई तो बना देंगे, वरना रहने देंगे। पहली बार ये बोला गया कि हाँ बनाओ, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाओ, वो था फजल अली कमीशन, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जैसे इन्होंने यस बोला, अब तुम्हारी चाय का आखिरी सिप। ओके, जैसे इन्होंने बोला, हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया ऑफ 1956, और सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 पास किया। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से ये जो टेम्पररी अरेंजमेंट थी ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये सबको अबॉलिश कर दिया गया, और बोल दिया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के अनुसार इंडिया में अब दो ही पॉलिटिकल एंटिटीज होंगी, एक को बोला जाएगा स्टेट, एक को बोला जाएगा यूनियन टेरिटरी। और जो स्टेट बनेंगे वो लैंग्वेज बेसिस पे बनेंगे। Okay? ये लैंग्वेज के बेसिस पे बनेंगे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो मैंने तुम्हारा एक चाय खत्म होते होते तुम्हें ये क्वेश्चन पूरा का पूरा समझा दिया। आंसर ऑफ कोर्स इज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1950। तो चाय खत्म हो गई, फिर भी खत्म। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। पढ़ते पढ़ते हंसते हंसते भी हम ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस। जरूर कमेंट सेक्शन में डालना अगर तुम्हें ऐसे टॉपिक्स, इतने छोटे छोटे टॉपिक्स समझ में आ रहे, में अच्छा लगता है, तो वी विल हैव मोर ऑफ दिस। और अगर नहीं लगेगा, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं समझ जाऊंगा, इशारा मैं समझ जाता हूँ कि नहीं यार बेकार आइडिया, हम ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारी मर्जी। Either ways, I'll see you next time. In the words of An Academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. And please don't forget, the, this is a time limited offer. Republic Day offer has been extended to 31st of January. Please don't miss this opportunity. Make the best of it. So use my code SIDLIVE, SIDLIVE, और 50% ऑफ भी मिलेगा और 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा। ऐसा मौका जाने मत दो। गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। Until next time, God bless, thank you, and waiting for your comments. Thank you very much.